हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कॉमर्स केयर में। और आज हम लोग 12th का जो सेकंड चैप्टर है पार्टनरशिप, ठीक है, या अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, और लास्ट में फंडामेंटल भी हम लोग इसमें लगाते हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो जो हमारा आज का चैप्टर है वो पार्टनरशिप पर है, ठीक है। और पार्टनरशिप के बारे में इससे पहले आप लोग पढ़े हुए होंगे 11th के बिजनेस स्टडीज़ में कुछ थ्योरी, ठीक है। और वहाँ हम लोग थ्योरी में कुछ चीज़ तो पढ़े हुए थे, साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे हुए थे कि जो पार्टनरशिप फर्म है इसकी क्या विशेषताएं होती है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले एक बार जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है, एकाकी व्यापार है, उसके साथ साथ हम एक बार पहले पार्टनरशिप फर्म को कंपेयर करके देख लेते हैं कि भाई पार्टनरशिप फर्म क्यों बनाया जाता है, क्यों हम लोग पार्टनरशिप फर्म के बारे में स्टडी करते हैं। तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ हम लोग इसको क्यों स्टडी करते हैं, पार्टनरशिप फर्म को क्यों क्रिएट किया जाता है, क्यों इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका कुछ लिमिटेशन होता है, और उसके लिमिटेशन के साथ अभी हम लोग पार्टनरशिप फर्म को कंपेयर करके देखेंगे। सबसे पहले है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है तो उसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक आदमी ऑनर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पार्टनरशिप में हम लोग आएंगे तो यहाँ पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है, यानी एक साझेदारों की संख्या जो मैक्सिमम अधिकतम हो सकती है किसी फर्म में, वो 50 बताया गया है, ठीक है। यानी एक फर्म में अधिकतम 50 साझेदार हो सकते हैं। और फिर हम लोग यही देखते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है इसमें लिमिटेड पूंजी, यानी पूंजी की मात्रा जो होती है वो सीमित होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक ही आदमी ऑनर है सोल प्रोप्राइटरशिप में, इस वजह से उस एक आदमी के पास जो पैसा है पूंजी के रूप में सिर्फ वही लगाया जा सकता है। लेकिन जब हम लोग पार्टनरशिप में आते हैं तो पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑनर्स चूँकि 50 है, ठीक है, और इस वजह से 50 आदमी के पास जो पूंजी है वो लगाया जाता है। मतलब इसमें पूंजी जो होगा पार्टनरशिप में वो ज़्यादा पूंजी होगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप को देखते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक आदमी होने के कारण एक ही आदमी का मैनेजमेंट और एक ही आदमी के ऊपर सारा प्रॉफिट और सारा लॉस भी होता है, ठीक है। यानी यहाँ मैनेजमेंट का भी कमी होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि एक ही आदमी है। पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा आदमी होता है, कम से कम 2 और मैक्सिमम 50, तो सब आदमी मिलके मैनेजमेंट करते हैं, इस वजह से यहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा होता है। फिर देखा जाता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में जो एक आदमी ऑनर है, अगर वो किसी रोज़ बिजनेस पर नहीं आए, ठीक है, अपने व्यापार के जगह पे नहीं आए, तो फिर उसका जो बिजनेस है वो उस दिन बंद रहता है, लगभग यही देखा जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होगा कि अगर एक आदमी नहीं आएगा, एक साझेदार नहीं आया, तो कोई दूसरा साझेदार उस दिन फर्म को ऑपरेट कर सकता है। फिर होता है जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉफिट के लिए, अर्न करने के लिए चलाया जाता है, प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म को भी हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलाते हैं। जैसे एक सोल प्रोप्राइटरशिप का लायबिलिटी जो है, दायित्व अनलिमिटेड होता है, उसी तरीके से एक पार्टनरशिप फर्म का भी लायबिलिटी जो होगा वो अनलिमिटेड होगा, ठीक है, मतलब असीमित होगा। अब हम लोग देखते हैं कि भाई पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। ये तुम लोग दोनों चीज़ को देख चुके, यानी अगर हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है और हमको लगता है कि हमको और भी पूंजी चाहिए, यानी और भी पैसा लगाकर हम अपने फर्म को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को पार्टनरशिप में बदलते हैं, एक और पार्टनर को साथ में लाएंगे, जिससे उसके साथ साथ उसका पूंजी भी आएगा, और पूंजी आने के साथ साथ हमारा जो बिजनेस है वो ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर पूंजी की कमी हो बिजनेस में तो हम लोग पार्टनर्स को लाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भाई पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। तो पार्टनरशिप फर्म बताया जाता है कि ये साझेदारों, यानी एक से ज़्यादा आदमी, एक से ज़्यादा आदमी, यानी कम से कम 2 और मैक्सिमम कितना, 50 आदमी, ठीक है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करे, और यहाँ जो बिजनेस करने का जो मोटिव होगा, जो उद्देश्य होगा, वो प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, ठीक है। यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति
जब किसी काम को या किसी व्यवसाय को मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से चलाते हैं तो इसे साझेदारी व्यवसाय कहा जाएगा। ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, लेकिन मैक्सिमम 50 होना चाहिए, लाभ कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए, और साथ ही साथ जो प्रॉफिट हुआ वो सबके बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा, अब चाहे किसी भी रेशियो में हो। जो रेशियो पहले से फिक्स होगा, जो अनुपात बताया जाएगा आपके क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में हम लोगों को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो भाई साझेदार किसको बोलते हैं, साझेदारी फर्म क्या होता है, ठीक है, और फर्म का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअली एक फर्म में यानी एक व्यवसाय में जो अलग अलग व्यक्तिगत रूप से जितने सारे आदमी हैं, अगर वो पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी व्यवसाय है, तो उसमें अलग अलग जितने सारे पर्सन हैं, पार्टनर्स हैं, उन सभी को हम लोग साझेदार बोलेंगे, उन सभी पर्सन्स को हम लोग साझेदार बोलेंगे व्यक्तिगत रूप से। लेकिन यही कलेक्टिवली यानी कि व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, सॉरी व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से हम लोग उन्हें फर्म बताते हैं। ठीक है, यानी इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से हम लोग उसको साझेदार बोलेंगे, जबकि कलेक्टिवली यानी सामूहिक रूप से हम लोग उसको फर्म बताएंगे। अब जिस नाम के अंतर्गत ये बिजनेस चल रहा है उसको हम लोग पार्टनरशिप का, फर्म का जो नाम होगा वो फर्म नेम बताएंगे। ठीक है, यानी जिस नाम के अंतर्गत हमारा बिजनेस चल रहा है उसको हम लोग फर्म का नेम बताएंगे। इसके बाद आता है हमारा नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप फर्म। तो इसका नेचर हम लोग 2 टाइप से देख सकते हैं। इसके नेचर में क्या सब लिया जाएगा, अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग आए, ठीक है, यानी कानूनी रूप से, ठीक है, तो जो बिजनेस है यानी जो पार्टनरशिप फर्म है और जो पार्टनर है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर लेते हैं, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो नेचर क्या बताएगा कि जो पार्टनर है और जो फर्म है वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। लेकिन जब हम लोग अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पर आएंगे तो ये बताएगा कि जो फर्म है और जो ये फर्म है और जो पार्टनर है, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, मतलब कि अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचर। अब नेचर के बाद आता है और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या सब है। ठीक है, यानी पार्टनरशिप फर्म जो है उसका क्या सब विशेषता है। तो इसके विशेषता में सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कम से कम 2 ही हो सकता है और मैक्सिमम कितना, 50 हो सकता है। जबकि इसका दूसरा वाला है कि इसमें साझेदारी जो फर्म होता है, जो एक पार्टनरशिप फर्म है, इसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड मतलब कितना भी हो सकता है किसी भी पार्टनर के ऊपर। उसके बाद है कि यह एक लीगल बिजनेस होना चाहिए, यानी कि ये वैधानिक व्यवसाय होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, कानूनी रूप से सही माना जाना चाहिए इसको। ठीक है, ये थर्ड इसका है। फोर्थ बताया गया है कि सभी साझेदारों के मध्य, यानी जितने सारे पार्टनर्स हैं उन सभी के मध्य लिखित या मौखिक समझौता होना चाहिए। लिखित या मौखिक समझौता होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि समझौता अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ये नहीं भी होगा तो काम चलेगा, लेकिन अगर होता है तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद है कि जो साझेदारी फर्म है उसका जो उद्देश्य होगा वो लाभ कमाना होगा और लाभ को बांटना भी। ठीक है, सिर्फ लाभ कमाना ही नहीं बल्कि लाभ जो अर्न करेंगे वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी होगा। इसके बाद है कि व्यवसाय का संचालन, जो बिजनेस है उसका जो ऑपरेशन होगा, यानी बिजनेस का जो कार्य होगा, बिजनेस में जो काम चल रहा है वो या तो सब मिलकर करेंगे जितने सारे पार्टनर्स हैं, या सबके बदले में कोई एक आदमी भी इस काम को कर सकता है, या तो सब मिलके या फिर सबके बदले में कोई एक आदमी काम कर सकता है। अब हम लोग आगे आते हैं। हम लोग जैसे इसके एक विशेषता में देखे हुए थे कि साझेदारी संलेख, ठीक है, साझेदारी संलेख बोल सकते हैं या पार्टनरशिप एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड बोल सकते हैं। भाई ये क्या होता है, इसके पहले आप लोग कुछ और भी टॉपिक्स देखेंगे अपने बुक में, और जिनमें से एक है साझेदारों के ये दायित्व आता है, साझेदारों के अधिकार आता है। भाई साझेदारों का क्या अधिकार है और साझेदारों का क्या दायित्व है। तो अधिकार के लिए मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ यहाँ पर कि साझेदार के क्या सब यहाँ पर राइट्स या ऑथोरिटी हो सकते हैं। तो
तो सबसे पहले है कि मैनेजमेंट में हर कोई हिस्सा लेगा, ये अधिकार है कि मैनेजमेंट में हर किसी का हिस्सा हो सकता है। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंटिंग होता है उस अकाउंटिंग्स के बुक को कोई भी देख सकता है और अगर वो चाहे तो उसका एक कॉपी अपने पास भी रख सकता है। ठीक है, अब अगर किसी नए पार्टनर्स को फर्म में लाया जाना है, किसी नए पार्टनर को, तो इसके लिए पुराने सभी पार्टनर से पूछना पड़ेगा और जब तक पुराने सभी पार्टनर एग्री नहीं हो जाएं तब तक नए वाले पार्टनर को फर्म में नहीं लाया जा सकता है। यह भी पुराने साझेदारों का अधिकार होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर कोई पार्टनर फर्म के लिए कुछ एक्सपेंसेस करता है, अगर कोई पार्टनर साझेदार फर्म के लिए कुछ एक्सपेंसेस करता है तो वो उस अमाउंट को फर्म से लेने का भी अधिकार रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका और भी कुछ अधिकार होता है, ये आप लोग देख लोगे बुक में, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद इसका कुछ दायित्व भी होता है। ठीक है, और इन्हीं अधिकारों और दायित्वों को हम लोग फिक्स करते हैं कहाँ पर लिखते हैं, तो साझेदारी संलेख में। ठीक है, यानी साझेदारी संलेख अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई क्या होता है। साझेदारी संलेख को हिंदी में हम लोग और भी, इंग्लिश में हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप डीड या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो बताया कि साझेदारों के पारस्परिक अधिकारों, कर्तव्यों व दायित्वों को निश्चित करने के लिए, ठीक है, यानी साझेदार का जो अधिकार है, जो कर्तव्य है, उसका जो दायित्व है, इस सब को निर्धारित करने के लिए उनके बीच में एक समझौता किया जाता है। ठीक है, उन सब के बीच में एक समझौता होना चाहिए। ठीक है, जो लिखित अथवा मौखिक हो सकता है, यानी लिखित या मौखिक दोनों हो सकता है, दोनों वैलिड है। जितना लिखित है यानी रिटेन वाला डॉक्यूमेंट जितना वैलिड होगा उतना ही ऑरल वाला भी वैलिड होगा। ठीक है, इसके बाद है, लेकिन अगर ये चीज़ लिखित में हो, अगर ये चीज़ रिटेन में हो तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये लिखित में है तो यह स्पष्ट होना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न ना हो, यानी साझेदारी संलेख में उस सभी चीज़ को लिखा जाना चाहिए ताकि या जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो, प्रॉब्लम ना हो सब पार्टनर्स के बीच में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई साझेदारी संलेख में क्या सब होना चाहिए। ठीक है, यानी साझेदारी संलेख का जो कंटेंट्स है वो क्या सब है। तो सबसे पहले जो साझेदार हैं उनके नाम और पते, जितना सारा साझेदार है उन सब का नाम क्या है और उन सब का एड्रेस क्या है ये लिखा हुआ होना चाहिए। जो दूसरा पॉइंट है उसमें जो फर्म है उसका क्या नाम है और फर्म का क्या प्रिंसिपल एड्रेस है। ठीक है, फर्म का क्या नाम है और फर्म का क्या प्रिंसिपल एड्रेस है ये लिखा हुआ होना चाहिए। फिर है कि पार्टनरशिप फर्म को कब स्टार्ट किया गया, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, यानी फर्म को कब स्टार्ट किया गया। इसके बाद कैपिटल कंट्रीब्यूशंस बाय ऑल पार्टनर्स, यानी जितना सारा कैपिटल जो है ऑल पार्टनर, यानी जितना सारा पार्टनर जितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है कैपिटल, जितना फर्म में लगाया पूंजी, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। जो लाभ हानि है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में लिखा होना चाहिए, जो लाभ और हानि है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे पार्टनर्स के द्वारा ड्राइंग कैसे किया जाएगा, किस किस अमाउंट को ड्राइंग वो कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होना चाहिए, यानी साझेदारों के पूंजी पर ब्याज क्या मिलेगा साझेदारों को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी फर्म्स जो है वो पार्टनर्स से उनके ड्राइंग पर कितना % इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है या अगर कोई पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसके इंटरेस्ट रेट के बारे में लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद गुडविल का कैसे वैल्यूएशन होगा, गुडविल हम लोग कैसे निकालेंगे, ये लिखा हुआ होना चाहिए। गुडविल का वैल्यूएशन का टाइमिंग होती है तो हम लोगों को आगे पता चल जाएगा, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो और डेथ ऑफ ए पार्टनर हो। इस सभी केस में हम लोगों को वैल्यूएशन का काम पड़ता है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का काम पड़ता है। तो वो मेथड हमारे डीड में लिखा रहेगा, पार्टनरशिप डीड में या साझेदारी संलेख में लिखा रहेगा कि हम लोगों को गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है। ठीक है, और साझेदारों को मिलने वाला जो सैलरी है, कमीशन है या पारिश्रमिक या रेम्यूनरेशन आप बोल सकते हैं, तो ये भी कितना मिलेगा, किस टाइम पर मिलेगा, ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, सबसे आखिरी है
कि जब हम लोग आखिरी नहीं, अभी तो बहुतों है इसमें से, तो कुछ इंपॉर्टेंट हम इसमें लिए हुए हैं। अब जैसे है कि अगर कोई पार्टनर्स यानी फर्म में का अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो या फर्म का अगर डिजोल्यूशन हो, रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब डिफरेंट टाइप का चैप्टर आप लोग आगे पढ़ोगे, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इस सभी को रिकॉन्स्टिट्यूशन में लिया जाता है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के केस में जो फर्म है उस फर्म का जो अकाउंटिंग है वो कैसे किया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो फर्म का डिसॉल्यूशन होगा यानी फर्म जब क्लोज होगा तो उस टाइम में भी फर्म का जो हमारा क्या है अकाउंटिंग है वो कैसे किया जाएगा, इस सभी चीज़ों का लिखा हुआ होना बहुत ही जरूरी है। और आगे इस भी तरीके से और भी चीज़ हो सकते हैं इसमें, जैसे अगर पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है इन फ्यूचर, तो उसके बारे में पहले से ही कुछ लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर इस प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो हम लोग उसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एक टाइप का प्रूफ हो जाता है पार्टनर्स के लिए। अब है साझेदारी संलेख, ये तो इतना सारा चीज़ है जो कि लिखा हुआ होना चाहिए। अगर किसी भी टाइम में पार्टनरशिप फर्म में अगर ये संलेख नहीं हो यानी पार्टनरशिप डीड का अगर एब्सेंस है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, तो इस केस में जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो यहाँ पर लागू होता है, ठीक है। यानी अगर हमारे फर्म में पार्टनरशिप फर्म में एब्सेंस है या किसी चीज़ की अनुपस्थिति है और वो चीज़ है पार्टनरशिप डीड, या किसी चीज़ के बारे में साइलेंट है हमारा फर्म का जो डीड है, तो इस केस में हम लोग इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को यहाँ पर लागू करेंगे। भाई क्या बताता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? तो इसमें आता है सबसे पहले कि अगर प्रॉफिट लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर हमारा डीड साइलेंट है या हमारा डीड नहीं है, साझेदारी संलेख में ये चीज़ नहीं लिखा गया है कि लाभ हानि का बंटवारा कैसे किया जाए, तो हम लोग बिना किसी चीज़ को ध्यान में रखे हुए जो हमारा प्रॉफिट है और जो हमारा लॉस है उसको हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी पार्टनर्स के बीच में। यानी सबसे पहला जो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो केस है वो आपको याद रखना है कि जो प्रॉफिट है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है हर किसी पार्टनर्स के बीच में, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आता है वो बताता है कि किसी भी एक्टिव या नॉन एक्टिव किसी भी पार्टनर को ना तो सैलरी मिलेगा और ना ही कमीशन मिलेगा, यानी उसे पार्टनर्स को किसी भी टाइप का कोई भी रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा। ये हमारा सेकंड है। थर्ड बताया जा रहा है कि किसी भी पार्टनर्स को उनके द्वारा चाहे कितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया है, कितना भी कैपिटल वो फर्म में दिए हुए हैं, लेकिन उनको उनके कैपिटल पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है जो किस चीज़ के एब्सेंस में आता है, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में आता है, अनुपस्थिति में आता है। 3 हो गया। इसके बाद जो फोर्थ है वो बताया जा रहा है कि पार्टनर्स को उनके ड्राइंग पर इंटरेस्ट फर्म नहीं लेगी, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा नहीं फर्म और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म लेगा भी नहीं। इसके बाद एक चीज और आता है वो आखिरी होता है कि अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया हुआ है और इसके इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी हमारे पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा हुआ है, तो इस केस में हम लोग जो पार्टनरशिप फर्म में जो लोन आया हुआ है किसी पार्टनर के द्वारा, उस लोन पर 6% के रेट से हम लोग इंटरेस्ट देंगे ईयरली पर एनम के रेट से, ठीक है। यानी 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को पेएबल होगा, ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ इसके रेट के बारे में तो। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में इस सबसे रिलेटेड कोई भी रेट दिया हुआ हो कि ऐसा एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, तो जितना लिखा हुआ है उतना ही मिलेगा, ठीक है। अगर 6% के प्लेस पर 3% हमारा एग्रीमेंट दिखा रहा है कि उसको 3% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, तो हम लोग 3% ही देंगे। अगर 10% लिखा हुआ है तो हम लोग 10% ही देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग 6% देंगे। और हमेशा याद रखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0% इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ओनली जो है सो हमारा यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है सिर्फ और सिर्फ वही 6% हो सकता है और इसके प्लेस पर और भी कोई कुछ हम लोग किसी भी पार्टनर को नहीं देते, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये आज का हमारा थ्योरी था और कल हम लोग इसको और भी थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कि भाई जो हमारा जो पार्टनरशिप अकाउंट है उस पार्टनरशिप अकाउंट में कितने प्रकार के खाते हो सकते हैं और साथ ही साथ ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है। अलग अलग टाइप का एडजस्टमेंट भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले
क्लास में। आज के लिए हम लोग थ्योरी जो है उसको देख लिए और कल हम लोग इसके न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर क्लास करते रहें और ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ समझ में आएगा, ठीक है।